नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के अंदर हम कक्षा 12th विषय बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 विकास, जिसको इंग्लिश में आप इवोल्यूशन कहते हो, के PYQ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। यहाँ पर लगभग आपको PYQ क्वेश्चनों के साथ में आंसर भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपकी बात माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो चैप्टर नंबर 6 जो विकास वाला चैप्टर है, इससे इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सभी छोटे वाले क्वेश्चन होंगे। अर्थात इससे एक क्वेश्चन तो आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट अर्थात अति लघुत्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए, वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2012 में चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीवाश्मों की आयु की गणना के लिए प्रयुक्त विधि का नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो रेडियो एक्टिव विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं हम? रेडियो एक्टिव विधि काम में लेते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस नामक नर वानर में 2 समानता बताइए। तो 2 प्रकार के नर वानर की बात कर रहा है। पहला कौन सा है? डायोपिथिकस और रामापिथिकस। तो जो डायोपिथिकस और रामापिथिकस होते हैं, इन दोनों के शरीर पर सघन बाल होते हैं, मतलब बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये गोरिल्ला व चिंपांजी जैसे चलते हैं। कैसे? गोरिल्ला व चिंपैंजी जैसे चलते हैं। अगला तीसरा बड़ा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति विकासवाद के प्रकृतिवरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है? उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। तो तीसरा बड़ा क्वेश्चन क्या था इससे? औद्योगिक क्रांति विकासवाद के प्राकृतिक वर्ण को किस प्रकार प्रभावित करती है? उपयुक्त उदाहरण देके समझे। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, उसकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं राजस्थान बोर्ड 2023 में जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसमें पहला था राजस्थान बोर्ड 2013 की बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चार्ल्स डार्विन ने। मैंने कहा कि इस बार इस चैप्टर से आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको आप जरूर याद करें। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, उदाहरण सहित समझाइए। इसका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाइए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस साल भी यहाँ रिपीट होने की संभावना है कि अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद चलते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2014 में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान बोर्ड 2014 की बात करें, मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका आंसर याद कर लेना कि 4.5 बिलियन अर्थात 450 करोड़ वर्ष पूर्व। 450 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला है जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ है। ये किन वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तावित किया था? पर्सन फिर से रिपीट कर दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ है। ये किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया था? तो इसके लिए आपको विशेष याद रखना है, ये आपके ओपेरिन जो रूस का वैज्ञानिक था और हालैंड। तो दोनों नाम याद कर लेना, ओपेरिन और हालैंड ने ये प्रस्ताव दिया था। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि थ्रायोपिथिकस व रामापिथिकस नर वानरों में अंतर बताइए। पहले इससे समानता वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ हम अंतर वाली बात करें। तो थ्रायोपिथिकस वन मनुष्य जैसे थे, जबकि रामापिथिकस मनुष्य से अधिक समानता रखते हैं। अर्थात जो रामापिथिकस वाले होते हैं वो मनुष्य के समान होते हैं लगभग, और जो
थ्रायोपिथिकस होते हैं उनकी संरचना नर वन मानुष की तरह होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैव विकास में समजात और तुल्यता रूप को उदाहरण सहित समझाइए। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो सकती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आनुवांशिक संतुलन क्या है। हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक लिखिए। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2015 से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए तो उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि आनुवांशिक अफवाह को परिभाषित कीजिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल सकता है कि आनुवांशिक अफवाह को परिभाषित कीजिए। तो एक समिष्ट की एलील आवृत्ति में केवल संयोगवश यादृच्छिक परिवर्तन होते हैं तो इसे आनुवांशिक अफवाह कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसका आंसर, एक समिष्ट की एलील आवृत्ति में केवल संयोगवश यादृच्छिक परिवर्तन होते हैं तो इसे आनुवांशिक अफवाह कहते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि अनुकूली विकिरण को उदाहरण से समझाइए। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते बेटा 2016 के अंदर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि होमोसेपियंस का विकास किस महाद्वीप से हुआ। तो आंसर याद कर लेना, अफ्रीका महाद्वीप से। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। होमोसेपियंस का विकास किस महाद्वीप से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। और अगला जो क्वेश्चन आया था कि तुलनात्मक शरीर विज्ञान जिसको आप शारीरिकी कहते हो, वह आकारिकी के आधार पर जैव विकास की पुष्टि कीजिए। अगला, समजात व समवर्ती अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जो इम्पोर्टेंट भी है और अपने बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। इसके बाद 2017 में जो क्वेश्चन आए थे उनकी बात कर लेते हैं। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है यहाँ पर कि मानव विकास के क्रम में किस मानव की दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के मध्य होती है। मानव विकास के क्रम में किस मानव की दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी होती है। तो याद कर लेना, आंसर काफी अच्छा होता है होमो हैबिलिस मानव। कौन सा मानव? होमो हैबिलिस मानव की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जैव विकास के अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जैव विकास के अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो याद कर लेना, जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क। आप नॉर्मली डी लेमार्क के नाम से जानते हो उसको, डी लेमार्क। अगला है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये आंसर आपने रट लिया होगा, इसको हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें और अपने सभी साथियों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आने वाले दिनों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया इसके अंदर कि मानव के उद्भव व विकास को समझाइए। मानव के उद्भव व विकास को समझाइए। अगला, तुलनात्मक शरीर विज्ञान और आकारिकी के आधार पर जैव विकास की पुस्तक कीजिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसके बाद बात करते हैं 2018 में। तो देखो 2018 वाली क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं। एक तो आनुवांशिक संतुलन वाला, दूसरा अनुकूली विकिरण वाला, और ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करें जो 2023 में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने की काफ़ी इसकी संभावना है कि निडरथल का उद्भव कब हुआ और इसके क्या लक्षण है, या निडरथल मानव की दिमागी क्षमता व जीवन शैली के लक्षण लिखिए। तो देखो बेटा, इसका जो उद्भव माना जाता है, इसका जो उद्भव होता है वो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है। कितना? 1 लाख से 40,000 पूर्व हुआ है। और इसकी जो पसंद है ना, इसकी क्या है, दिमागी क्षमता। तो इसकी दिमागी क्षमता कितनी होती है? 1400 सीसी होती है। कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1400 सीसी होती है। ये जानवरों की खालों से बने वस्त्र पहनते हैं। देखो इनके लक्षण भी पूछा है, जीवन शैली भी पूछी है। तो ये जानवरों की खालों से बने
वस्त्र पहनते हैं, मुर्दों को ज़मीन में दफनाते हैं, मुर्दों को ज़मीन में दफनाते हैं, और ये पूर्वी व मध्य एशिया में रहते हैं, पूर्वी व मध्य एशिया में रहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बेटा वही क्वेश्चन है आपके कि जो रिपीट हो चुका है कि दिए गए चित्र आरेख में प्रस्तुत उद्द विकास की अवधारणा को समझाइए और उसका नाम लिखिए, या अनुकूलनीय विकिरणों को उदाहरण सहित की समझाइए। तो इस प्रकार से ये 2023 में जो आयु क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। इनमें जो छोटे वाले क्वेश्चन थे उन सब का आंसर मैंने आपको यहाँ पर हल करवा दिया है, और जो बड़े क्वेश्चन थे उनका आंसर आप स्वयं हल कर सकते हो। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो चैप्टर नंबर 7 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस जिसे छोटे और बड़े क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।